हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिंदिया है और हम क्लास 9th के हिस्ट्री के चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का जो पाठ्य है उसको पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज हम आखिरी उसके कुछ टॉपिक्स को ले रहे हैं और आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोशलिस्ट सोसाइटी, टैलेंट एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ये जो समाज था रशिया का, वो सोसाइटी कैसी थी? लेनिन के बाद वहाँ स्टालिन नामक नेता हुआ, उसकी क्या वहाँ पर सोच थी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या रहा, क्या प्रभाव पड़ा रशिया की क्रांति का विश्व पर, इसको हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था, उसके बाद पूरी सत्ता बोल्शेविक पार्टी के हाथ में आ गई और सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। तो जो ये पार्टी थी उसने जितने भी फैक्ट्रीज थी, बैंक थे, सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया। और ये जो प्रोसेस थी राष्ट्रीयकरण करने की, सत्ता पूरी केंद्रीकृत करने की, वही प्रोसेस पूरे देश में लागू की गई। आर्थिक मोर्चों पर भी पूरी प्लानिंग की गई और जो भी आदेश आते थे वो एक ही जगह से, मतलब केंद्रीय सरकार से ही आते थे। तो देश में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे उस समय कार्य किए जा रहे थे। तो उसमें सबसे प्रमुख ये किया गया कि देश में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले। और ये हालत हो गई थी कि कुछ फैक्ट्रीज जिनमें 10 साल में काम होता था, वो काम 3-3 साल में उन फैक्ट्रीज में होने लगा। जो कीमतें थी वस्तुओं की, उस पर सरकार का अधिकार हो गया था, सरकार ने कीमत स्थिर कर रखी थी। मजदूरों को घर भी रहने को मिल रहे थे, ये भी हो रहा था, उनके लिए भी काम के घंटे में कुछ बदलाव किया गया। परंतु धीरे धीरे ये स्थितियां बदलने लगी क्योंकि यूएसएसआर के लिए अर्थव्यवस्था का महत्व बहुत बढ़ गया। तो वहां पर अर्थव्यवस्था के लिए पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लानिंग को, मॉडल को अपनाया गया कि आज से 5 साल बाद क्या होगा, उस अर्थव्यवस्था के लिए प्लानिंग शुरू की गई। तो इससे जो मजदूर थे उन पर काम का बोझ बढ़ गया। सुविधाएं तो मिली लेकिन उनकी जो कार्य स्थिति थी वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी। सुविधाएं भी दी गई परंतु संसाधन इतने कम थे कि सारी सुविधाओं को हर जगह लागू करना नामुमकिन था। एक बदलाव और हुआ इस नई सोसाइटी में कि यहाँ पे एक विस्तारित शिक्षा प्रणाली अपनाई गई। मतलब शिक्षा के लिए जो भी मजदूर भी थे, कामगार भी थे, वो काम भी करते थे और उनको विश्वविद्यालय में एनरोल भी कराया गया और पढ़ते थे। और जो महिलाएं कामगार थी उनके लिए, बच्चों के लिए बालवाड़ी खोली गई, ऐसे स्कूल खोले गए कि वहीं फैक्ट्री और उसके पास में ही बच्चे पढ़ रहे हैं। तो व्यवस्थाएं की गई परंतु संसाधन इतने सीमित थे कि वो व्यवस्थाएं धीरे धीरे उतनी लाभकारी साबित नहीं हुई और मजदूरों पर, जो वर्ग सबसे ज्यादा आजादी चाहता था, उसी पर अर्थव्यवस्था का बोझ था। तो अर्थव्यवस्था के लिए उनके जो कार्य स्थिति थी वो रशिया में धीरे धीरे खराब होने लगी। अब जो रशिया था वहां पर नियोजित अर्थव्यवस्था का कार्य शुरू हुआ, मतलब प्लानिंग का जो दौर होता है वो शुरू किया गया। तो इस दौर में सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ वो खेती को हुआ। सरकार ने जो भी अनाज था उसकी कीमत, जो भी कीमत होती थी उसको तय कर दिया था और उससे ज्यादा कोई कीमत पर अनाज नहीं बेच सकता था। परंतु जो किसान थे उनको इससे नुकसान होने लगा क्योंकि वो जितना उसमें उपज में लगाते थे पैसा, उतना उन्हें मिलता नहीं था। ये कार्य समय जब चल रहा था तब लेनिन जो थे उनके बाद एक स्टालिन करके रशिया में नेता आए। तो उन्होंने ये खेती की जो समस्या है वहां पर देखा कि अनाज की 1927-28 के आसपास रशिया में कमी होने लगी है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि इसकी स्थिति पर काबू पाया जाए और जो उनको लगा कि जो अमीर किसान है, व्यापारी हैं, वो काला बाजारी कर रहे हैं और अनाज को छुपा कर रखे हुए। तो उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यों को, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनके सदस्यों को
इन इलाकों का जो जहाँ पे बड़े किसान रहते थे उन इलाकों का दौरा करने को कहा। और ये जो बड़े किसान है उनको कुलक कहा जाता था, तो ये संपन्न किसान थे। तो उनके यहाँ छापेमारी की गई, लेकिन फिर भी अनाज की जो समस्या थी वो बनी रही। तब स्टालिन ने खेतों का सामूहिकीकरण करने का निर्णय लिया। सामूहिकीकरण का मतलब था कि जो पहले जो किसान थे उनको जब उनकी जमीन मिली थी 1917 की क्रांति के बाद, वो छोटे छोटे किसान थे। तो स्टालिन ने तर्क दिया कि अगर जमीन बड़ी होगी तो वहां पर आधुनिकीकरण से खेती की जा सकती है और ज्यादा विकसित किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि आधुनिक खेत विकसित करने के लिए उन पे मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया किया, किसानों से जमीन छीनी और जो जितनी भी जमीन थी उसको देश यानी राज्य के अंतर, सरकार के अंतर में नियंत्रण में उसको ला दिया गया। अब ये जो प्रक्रिया थी सामूहिकीकरण की खेती की, उसको जो खेत होते थे उनको कोलखोज कहते थे, सामूहिक खेत। और सभी किसानों को आदेश दिया गया कि आप सामूहिक खेती करेंगे। परंतु आपको लगता है ये किसानों को भाई होगी बात? बिल्कुल नहीं। जो किसान थे वो सरकार के विरोध में आ गए और वो इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने अपने जानवरों को खत्म करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये स्थिति बिगड़ने लगी। तो सामूहिकीकरण भी किया, उसके बावजूद भी कोई अनाज उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि जो जनता थी वो नाराज होती चली गई। और पार्टी में भी, कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग थे, वो भी इस बात से खुश नहीं थे। धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा और विरोध इतना ज्यादा हो गया कि लोगों की कम्युनिस्ट पार्टी हत्या करने लगी, जो भी उनका आलोचक था। जो भी स्टालिन की आलोचना करता था इस सामूहिकीकरण को लेकर, उन लोगों को जेलों या श्रम शिविरों में भेज दिया जाता था, उनको यातनाएं दी जाती थी और उनसे लिखवाया जाता था कि हम समाजवाद के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो ये जो समय था ये बहुत ही ज्यादा भयावह था। रशिया की जो भी क्रांति हुई थी उसका जो भी फल था वो सब कुछ उल्टा होने लगा यहाँ पर। जो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस वक्त तक जो रशिया का जो समाजवाद था पूरे विश्व में फैल गया था और उसके अलावा, रशिया के अलावा बहुत सारे देश थे जहाँ पर इस समाजवाद को अपनाया गया और ये समाजवाद को एक अलग ही पहचान दी सोवियत संघ ने। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग ये समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली जो है वो ठीक नहीं है। एक ही पार्टी का रूल था, जो वो पार्टी कहेगी वही बात मानी जाएगी, आंदोलनों को कुचला जाता था और ये जो अच्छे आदर्श है उसके अनुरूप नहीं था। तो जो विश्व जो समाजवाद था उसके आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक नहीं है। एक पिछड़ा हुआ देश जरूर महाशक्ति बन चुका था, उद्योग उसके आगे थे, खेती आगे थी, गरीबों को भोजन मिलता था, लेकिन वहां पर नागरिकों को किसी भी बात की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। तो बहुत सारी सरकार की वहां पे दमनकारी नीति थी और उन नीतियों के बल पर देश को चलाया जा रहा था। तो जब 20वीं सदी के अंत तक जब खत्म हो रही थी 20वीं सदी, तो ये जो समाजवादी देश के रूप में जो रूस है उसकी प्रतिष्ठा काफी कम हो गई। और ठीक है, कुछ लोग वहां थे रशिया में जो उसको बोलते थे कि उनका मानना था हमारा समाजवाद ठीक है, आदर्शपूर्ण है, परंतु ऐसा नहीं रह गया था। तो जो भी बाद में देश हुए जिन्होंने समाजवाद को अपनाया, उन्होंने उस पर पुनर्विचार किया और तब जाकर उसको अपने देश में अपनी स्थितियों के रूप, जो अलग अलग उनकी स्थितियां थी, तब जाके उन्होंने समाजवाद को अपने देश में सम्मिलित किया। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और ये हमारा था यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो थैंक यू वेरी मच।